नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से खबर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोरखनाथ बाबा धरने पर बैठ गए हैं। उनकी नाराजगी प्रशासन से है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है गोरखनाथ बाबा जो प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी विधायक पोस्टमार्टम में देरी होने से नाराज हैं। विधायक गोरखनाथ एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। विधायक ने शव के पोस्टमार्टम में देरी का आरोप लगाया है और उसके बाद विधायक गोरखनाथ बाबा प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तो अयोध्या से यह बड़ी खबर है जहां पर 5 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में विधायक प्रशासन से नाराज हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम में देरी हुई, जिसके बाद वो धरने पर बैठे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोरखनाथ बाबा। तो अयोध्या के मिल्कीपुर से विधायक है गोरखनाथ बाबा जो प्रशासन से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम में देरी की जा रही है, देरी की गई। इस वक्त राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। राघवेंद्र, विधायक की नाराजगी किस बात को लेकर थी और क्या विधायक का धरना खत्म हो गया या अभी विधायक धरने पर हैं? बिल्कुल धर्मराज जी, मैं आपको बताता हूं कि विधायक की मैं उदारता कहूं या जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं से संवेदनहीनता कहें, साफ चेहरा नजर आ रहा है। हम सबसे पहले दिखाते हैं अपने बाईं तरफ, यह पोस्टमार्टम हाउस है और पोस्टमार्टम हाउस में सबसे खास चीज कि इन 3 बच्चों का पंचनामा हो रहा है जिनकी उम्र मात्र 10 साल से भी कम है। यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों का सुबह से ही पंचनामा हो रहा है, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ। 7 बज चुका है शाम का और अभी तक पंचनामा नहीं पूरा हुआ। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं कि गोरखनाथ विधायक जो मिल्कीपुर विधानसभा से जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिन परिवार में आज कोई नहीं बचा है, उनके परिवार के शव रिसीव करने के लिए खुद गोरखनाथ बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। निराश हैं अपनी सरकार के खिलाफ कि आखिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही। 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों फोन इन्होंने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक किया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी के बाद कॉल करने के बाद यहाँ का प्रशासन इस समय फिलहाल पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। विधायक जी से ही हम सवाल करते हैं, क्या कहेंगे विधायक जी, खुद आज पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठना पड़ा? बहुत दुखद बात है, कभी नहीं और जिस तरीके से सुबह से मैंने सीएमओ को 15 से 20 बार और जिस संवेदनहीनता देखने को मिली है, आप देख सकते हैं गए हैं और 12 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ। उस परिवार के लड़की के पिताजी अकेले हमको यहाँ मिले, फिर मैं अपने लोगों को बुलाया। मैं खुद शव लेने के लिए आया हूँ कि कम से कम उस परिवार को न्याय मिले। मेरा विषय ये नहीं है पोस्टमार्टम क्या है क्या नहीं। इतनी बड़ी घटना में अगर संवेदनहीनता मर रही है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इस पूरे घटना में निःशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, शब्द नहीं है बयां करने को कि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टरों को, यहाँ के जिला अधिकारी को और अन्य तमाम अफसरों को खुद जनता से सामंजस्य बैठाने के लिए उनके सीयूजी फोन को उठाने की बात करते हैं, त्वरित निस्तारण करने की बात करते हैं। ऐसे में अगर खुद यहाँ के विधायक शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको ले जाने के लिए अगर उन्हें 8-8, 7-7 घंटे बैठना पड़े तो वाकई यह अपने आप में तमाम सारे सवालों को भी उठाता दिखाई दे रहा है। और सबसे जो अहम चीज है, राघवेंद्र, विधायक जी से पूछिए कि उन्होंने किनको फोन किया हायरार्की के हिसाब से। सीएमओ ने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या डीएम को किया, डीएम ने ये नहीं उठाया तो उनके ऊपर जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे बात हुई। मुख्यमंत्री किनको इन्होंने फोन किया और किन किन ने रिस्पॉन्ड किया, किन किन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया?
बिल्कुल विधायक जी, आपने निश्चित है कि जब आप यहाँ सुबह 12 बजे से धरने पर बैठे होंगे तो कई सारे अधिकारियों के फोन आपने किया होगा। सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपने यहाँ के किन किन अधिकारियों को यहाँ से लेकर राजधानी लखनऊ तक आपने बेल की। मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की। निकलने से पहले मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन किया कि उसके घर में कोई नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था देखता हूँ। फिर मैंने लगातार सीएमओ को मैं फ़ोन करता रहा, यहाँ तक कि गाड़ी के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। फिर मैंने प्राइवेट गाड़ी भी बुला दी। फिर बाद में गाड़ी आई। विषय ये नहीं है कि हम इस पर बहुत बोलें, विषय ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो कोई 12 बजे से धरने पे बैठने नहीं आया था। मैं तो जा रहा था कि चलो ठीक है, मैं आगे चल के वहाँ पर खुदाई हो ये हो। जब मैंने अत्य देखी 5 बजे से पहले, जब मुझे मैसेज हुआ कि अभी डॉक्टर उठ के चले जाएंगे, तब मुझे अथाह पीड़ा हुई कि मेरे इतने फ़ोन करने का क्या मतलब रह गया। मैंने कहा मैं बैठ ही जाता हूँ, अब जाऊँगा ही नहीं। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं कहीं ना फ़ोन करूँ, और बैठा रहा हूँ, देखूँ कब तक होता। एक जिस तरीके से प्रशासन, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को भी कॉल की। मैंने जब मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को फ़ोन किया, उसके बाद फिर मैंने देखा आधे घंटे बाद सब लोग हरकत में आए। यहाँ का स्टाफ कैसा है मैं बहुत नहीं बोलना चाहता, पर इस पूरी घटना से बहुत आहत हूँ। मतलब मैं खुद लाश लेने आया हूँ तो ये स्थिति है। और अगर वो अदना सा एक बुढ़ा जो मुझे मिला है, मैंने पूछा यहाँ जब मैं आया 12 बजे से हूँ, तो एक सिपाही और एक महिला कांस्टेबल ने बताया कि मुझे मेरी ये ड्यूटी लगी है इस लाश के साथ। मतलब आप सोचो, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जा सकता था। अभी कोई गुंडा टाइप का आदमी, बदमाश टाइप का आदमी, उस तरीके का आदमी होता तो पूरा अमला यहाँ खड़ा मिलता है। मैंने कई बार इस चीज़ को देखा और आप लोगों ने दिखाया है। एक गरीब आदमी जिसका कोई नहीं है, उसके लिए मतलब कोई नहीं खड़ा होगा। अब ये बड़ा मैं निशब्द हूँ, बस आप समझिए मेरे पास। बेशक देखिए धर्मराज जी निशब्द हैं, अपनी पूरी तरह से नहीं कह पा रहे हैं, एक पीड़ा है। क्योंकि हम स्थिति को समझ सकते हैं। विधायक की ये लाचारगी है कि वो बैठे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विधायक का भी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। विधायक अभी भी धरने पर बैठे हैं और कब तक वो शव पोस्टमार्टम होकर उनको सौंपे जाएंगे इसकी कोई वक्त मुकर्रर नहीं हो पाई है। बढ़ते आगे, कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री झांसी और बांदा के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से कोविड कंट्रोल को लेकर चर्चा की है और तमाम दिशा निर्देश दोनों जिलों में झांसी और बांदा के अधिकारियों को दिया है कि कैसे उन्हें आगे कोविड को कंट्रोल करने के लिए काम करना है। तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश सब अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा और झांसी के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने दोनों जिलों में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और दोनों जिलों में अधिकारियों के साथ वर्तमान हालात की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की टीम ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका सामना किया और आज उसका परिणाम है कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस 3,10,000 थे, आज वो घट करके मात्र 84,000 रह गए हैं। 2,26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 22 दिनों में। हमारे यहां सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को, 38,000 से अधिक केस आए थे। आज 4,800 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। यानी ये वह अभियान है जो टेस्ट एंड ट्रीट का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका परिणाम भी इसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में संक्रमण था, लेकिन सेकेंड वेव में उससे भी कई गुना, लगभग 30 से 50 गुना संक्रमण था। अचानक
एकाएक एक बड़ी आबादी उसकी चपेट में आई, ऑक्सीजन की डिमांड हुई, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड्स की डिमांड हुई, लेकिन आज उसको भी नियंत्रित किया गया कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले। 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री उस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। गोंडा और आजमगढ़ का मुख्यमंत्री को दौरा करना है और इस दौरान मुख्यमंत्री किसी गांव का भी दौरा कर सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए लगातार मुख्यमंत्री ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं। हर जिले में जाकर ग्राउंड रियलिटी को मुख्यमंत्री परख रहे हैं। कई जगहों पर तो कंटेनमेंट जोन में जाते हैं और कल उन्हें गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर जाना है, जहां पर अस्पतालों और दवाओं को लेकर वो अपडेट भी लेते हैं। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है कल सीएम के दौरे का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 3 दो के दौरे पर आए थे, जिसमें वो जो काफी आजमगढ़ उसके अलावा संपर्क नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और गोंडा के दौरे पर होंगे। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर की कमर टूट रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटे में 4,844 केस रिपोर्ट किए गए, यानी 5,000 से भी ये संख्या कम हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 234 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और ये तकरीबन 4800 यानी 4,800 के करीब संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 14,086 लोग रिकवर हुए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 1 लाख से भी घटकर कम हो गई है, नीचे आ गई है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 84,880 हैं। प्रदेश में अब तक 19,209 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 301 नए केस आए हैं, 18 लोगों की लखनऊ में मौत हुई। झांसी में 180 नए केस आए हैं, 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वाराणसी में 245 नए केस आए हैं, 15 लोगों की मौत हुई है। अयोध्या में 77 नए केस आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। आगरा में 44 नए केस आए हैं, 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में पिछले 24 घंटे में 201 मामले आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में 297 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं, 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गाजियाबाद में 159 नए केस आए हैं, यहां पर एक भी मौत नहीं हुई है। सहारनपुर में 264 नए केस आए हैं, 10 लोगों को अपनी जान सहारनपुर में गंवानी पड़ी है। गौतम बुद्ध नगर में 146 नए केस आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। बस्ती में 57 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। बरेली में 96 नए केस आए हैं, जबकि 2 लोगों की जान गई है। मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे में 104 नए केस आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 138 नए केस आए हैं,
और 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कल रायबरेली के दौरे पर होंगे। दोपहर को 12:45 पे बचत भवन के सभागार पहुंचेंगे और दोपहर को करीब 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिनेश शर्मा। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी एक बैठक भी होनी है। कोविड-19 के संबंध में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होगी। दोपहर को 3:15 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा का उप मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जायजा लेंगे। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर बोर्ड परीक्षा पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी है। 1 महीने में परीक्षा कराकर परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। जिस तारीख से परीक्षा कराने का सुझाव मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर परीक्षा का आयोजन करवाकर रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि जैसे ही स्थिति अगर बेहतर होती है और परीक्षा कराने का फैसला होता है, सुझाव आते हैं, तो उप मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हमने पूरी तैयारी करके रखी है। परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद से लेकर अगले 1 महीने में परीक्षा आयोजित भी करवा ली जाएगी और परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि अगले 1 महीने में जब भी स्थिति बेहतर होती है, विभाग उसको लेकर तैयार है और बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में करवा ली जाएगी। जिस दिन तारीख अनाउंस होगी उसके अगले 1 महीने तक में परीक्षा की तारीख के बाद, परीक्षा आयोजित करवाने के बाद कॉपी की चेकिंग भी हो जाएगी और रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। एसके, क्या कुछ कहा है दिनेश शर्मा ने बोर्ड के एग्जाम को लेकर? बिल्कुल, यूपी में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास ही माध्यमिक शिक्षा विभाग भी है। तो ऐसी स्थिति में आज उन्होंने बयान जारी किया कि जिस दिन भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं को कराने की तिथि घोषित हो जाएगी, उस दिन से 1 महीने के बाद रिजल्ट घोषित कर देंगे। क्योंकि पहले ही जहां कोरोना परिस्थितियों के चलते समय लेट हुआ है और जो परीक्षा हो जानी चाहिए थी, अब तक रिजल्ट आने का समय हो रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से जानकारी दी गई है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जिस दिन भी यूपी सरकार तिथि घोषित कर देगी उसके 1 महीने के अंदर परीक्षा कराने के साथ ही हम रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। तो निश्चित है कि ये बताने की कोशिश है कि जो भी नया सत्र है वो हम समय से शुरू करेंगे। कोरोना परिस्थितियों के सामान्य होते ही यूपी सरकार के निर्देश पर हम परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौतम बुद्ध नगर में अनाथ बच्चों की मदद के लिए डीसीपी वृंदा शुक्ला मिशन आसरा चला रही हैं। आसरा में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस महामारी के शिकार हुए हैं, उनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे बच्चों की देखभाल और पढ़ाई का खर्चा मिशन आसरा के अंतर्गत हो रहा है। अभी तक 2 परिवारों से कुल 4 अनाथ बच्चों की जानकारी मिली है। चारों बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए डीसीपी वृंदा शुक्ला के द्वारा मिशन आसरा से व्यवस्था कराई गई है। ऐसे जरूरतमंद बच्चों की जानकारी देने के लिए मिशन आसरा में सहयोग कर आर्थिक रूप से बच्चों की मदद करने के इच्छुक लोगों के लिए एक नंबर जारी किया गया है 9870395200। इस नंबर पर आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिस पर कॉल करके आपको मदद करनी है। और ये उन अनाथ बच्चों को मदद करेगा जिनके माता पिता इस कोरोना के काल के गाल में समा गए। कोविड-19 संक्रमण की जो दूसरी लहर है, इसमें बहुत से ऐसे परिवारों की सूचना आ रही थी जिसमें दोनों माता पिता की कोविड के कारण मृत्यु हो गई है या दोनों ही संक्रमित हैं और अस्पताल में हैं और बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो इसी के कारण हमने आसरा नाम से एक नई पहल शुरू की थी, जिसमें हम पंजीकरण कर रहे थे ऐसे बच्चों का जो कि कोविड-19 से अनाथ हो गए हैं या जिनके दोनों माता पिता संक्रमित हैं और उनको किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है।
इसमें मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि अब तक हमको 4 अनाथ बच्चों की जानकारी प्राप्त हुई और उन सभी के लिए हमने आर्थिक सहायता की व्यवस्था कर दी गई है। हमने वॉलंटियर्स से मदद मांगी थी और लगभग 70 नोएडा वासियों ने हमारे साथ रजिस्टर किया था। कोविड-19 बलिया के गांव में कोरोना का कहर जारी है। सोहा गांव में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो गई है। एक महीने में कोरोना से 40 लोगों ने इस गांव में अपनी जान गंवाई है। 40 मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण इलाज भी यहां पर ढंग से नहीं हो पाता है। एक गांव में एक महीने में अगर 40 लोगों का शव उठे, एक गांव में 40 लोगों की मौत हो जाए तो उस गांव की स्थिति का आप सहज ही आकलन कर सकते हैं। तो एक साथ बलिया के सोहा गांव में 40 लोगों की जान गई है। एक महीने में 40 लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 40 मौतों के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और बड़ी बात यह है कि यहां पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर डॉक्टर नहीं है। अब तक सरकारी रिकॉर्ड में केवल इस गांव में एक मौत ही रिकॉर्ड की गई। ये सबसे बड़ी बात है। 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो इस गांव में सिर्फ एक मौत सरकारी आंकड़े में रिकॉर्ड है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने गई टीम की ने भी यहां पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। देखिए, ये कहानी पंचायत चुनाव से चालू होती है। 19 अप्रैल को एक श्री लल्लन राय साहब का देहांत होता है। 30 को उनकी तिरही होती है। तिरही में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और तिरही से पहले पंचायत चुनाव के बीच में बहुत लोग कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं। अब इसका स्रोत कहाँ है, मूल कहाँ है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस गांव में पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि 19 अप्रैल से लेकर के और 19 मई के बीच में करीब 47 लोगों की मृत्यु होती है। देखिए, ये लोगों की मौत हुई है, उन सारी डिजीज का नेचर एक ही था। लगभग सर्दी, जुखाम, बुखार और उसके बाद लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम होना। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद सांस लेने में दिक्कत और अस्पताल कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से या शासन प्रशासन की ओर से कल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।